हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कूलम लॉ। क्या चीज़? कूलम लॉ। कूलम लॉ जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईटा में इससे बहुत ज़्यादा इंसिक्यूज आते हैं। ठीक है, पेपर में बाज़ औक़ात ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, पढ़ते किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और बाज़ औक़ात ये जो आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लेकिन ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर का। आज जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कूलम लॉ। सो सबसे पहले कूलम लॉ में जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास क्या है। अगर अगर आपको याद है, क्लास 10 में चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास है। वहां पे आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनीशन पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास क्या है। यहां पे भी मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास फिजिक्स का वो ब्रांच है, फिजिक्स का वो ब्रांच है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। वो चार्जेस, उन चार्जेस के बारे में हम पढ़ते ही जहां पे चार्जेस हमारे पास रेस्ट में होते हैं। तो ऐसे ब्रांच को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। ठीक है, स्टैटिक देखिए, स्टैटिक स्टैटिक लफ्ज ही जाहिर है यहाँ पे। स्टैटिक हमारे पास लफ्ज ही जाहिर है कि स्टैटिक का मतलब है हमारे पास क्या चीज है? रेस्ट। क्या चीज है? इसका मतलब रेस्ट का मतलब है, रेस्ट मतलब है। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन या चार्जेस। ठीक है, तो वो चार्जेस जो कि रेस्ट में हो, जब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अच्छा, अब चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? देखिए, क्लास 10 में ये आपको नहीं बताया कि चार्ज हमारे पास क्या करे, डिफाइन करे चार्ज को। अब चार्ज क्या है हमारे पास? तो चार्ज का डिफिनीशन हमने लिखा है मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ डिफिनीशन से। ठीक है, आपकी मर्जी, आपने जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, सही है। और चार्ज का डिफिनीशन क्या है? द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर बॉडी। ये हमारे पास बॉडी की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेंगे, या क्या करेंगे, या रिपेल करेंगे। सही है। या चार्ज का दूसरा जो सिंपल है कि द एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। जब एटम से इलेक्ट्रॉन गेन होता है या लॉस होता है और उस पर चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। लेकिन जो फिजिक्स में डिफिनीशन है वो तो केमिस्ट्री में हम कर चले जाते हैं। फिजिक्स में क्या है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर बॉडी। ठीक है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। सही है, इसको हम कहते हैं क्या? चार्जेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमारे पास चार्जेस के दो टाइप्स है, एक लाइक चार्जेस है, दूसरे अनलाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस हमारे पास कौन सी है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच। लाइक चार्जेस मतलब है सेम चार्जेस। ठीक है, सेम चार्जेस। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो देखते हैं सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है। तो लाइक चार्जेस की ये प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ठीक है, क्या करेंगे? हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दूसरा जो टाइप है वो अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस हमारे पास कौन से चार्जेस है जो कि दोनों डिफरेंस हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। तो अनलाइक चार्जेस की प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। और लाइक चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाएंगे। मैंने यहाँ पे ये देखिए डायग्राम बनाया है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है रिपेल करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, अपोजिट है, डिफरेंट चार्जेस है। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपल डिफिनीशन है। बाकी भी इसकी बहुत प्रॉपर्टीज है, लेकिन क्योंकि ये तो पेपर में नहीं आता, बच्चे तो नहीं है कि सेकेंड ईयर के पेपर में आ जाएगा डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक या एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये कभी भी पेपर में नहीं आता। बस आपको जानना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, चार्ज क्या है, लाइक अनलाइक चार्जेस क्या है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है हमारे पास कूलम लॉ। क्या चीज है? कूलम लॉ। क्लास 10 मैट्रिक में आपने ऑलरेडी कूलम लॉ पढ़ा है, लेकिन वहां तो बहुत सिंपल है, बस डिफिनीशन है, स्टेटमेंट है और उसका मैथमेटिकली फॉर्म है और मीडियम। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ये एक बात है। लेकिन यहाँ पे हम डिटेल से कूलम लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे, मीडियम, फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, ये सब कुछ चीजें यहाँ पे आज हम बिल्कुल क्लियरली क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना कूलम लॉ।
तो कूलम लॉ के सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम करते हैं कि इंट्रोडक्शन हमारे पास कूलम्स लॉ का क्या है। कूलम्स लॉ का जो इंट्रोडक्शन है तो पहले लिखा है कि कूलम लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। कूलम लॉ का इंट्रोडक्शन ये है कि कूलम लॉ हम इस्तेमाल करते हैं कि हम कैलकुलेट करें। किस चीज को कैलकुलेट करें? जब दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, ठीक है, ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है, कितने मैग्नीट्यूड में है, या फोर्स ऑफ रिपल्शन कितने मैग्नीट्यूड से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो न्यूटन ना हमें ये कैलकुलेट करके देता है जब दो चार्जेस हो, क्या हो, दो चार्जेस हो। अब स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जुकाम है, थोड़ा गला खराब है। स्टेटमेंट की तरफ आते हैं तो स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अब वो मैग्नीट्यूड जो कि कूलम लॉ हमें देता है, ठीक है, जो कि कूलम लॉ हमें फाइंड करके देता है, कैलकुलेट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड या रिपल्शन का मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स चार्जेस। अब दो पॉइंट्स चार्जेस के दरमियान, ठीक है, दो पॉइंट्स चार्जेस के दरमियान जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, कितना फोर्स लग रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, कि इन दो चार्जेस के जो Q1 है और Q2 है, ठीक है, Q1 है और Q2 है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों के प्रोडक्ट से ज्यादा, ये प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है तो हमारे पास ये क्या होगा, ये रिपल्शन या ये अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, लेकिन यही चार्ज जो है, यही चार्ज क्या है, ये इनवर्सली रिलेशन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का, आर स्क्वायर का, कि इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है। ठीक है, एक क्या है, एक मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड, इनके प्रोडक्ट से मैग्नीट्यूड कितना आता है इस चार्जेस का। ठीक है, एक इस पे डिपेंड कर रहा है, क्या चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। दूसरा डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स चार्जेस के दरमियान कितना रेडियस है, कितना डिस्टेंस है, आ ये नजदीक है, आ ये दूर है। जितने ये दूर होंगे उतना ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। जितना ही ये पॉइंट चार्ज जो है ये नजदीक होंगे तो हमारे पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। आर स्क्वायर का मतलब जानते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर हम क्यों लेते हैं, इसको फिर हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड करूंगा कि आर स्क्वायर हम क्यों लेते हैं। ये था हमारे पास क्या, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के बाद हम कुछ मैथमेटिकली फॉर्म बनाते हैं। फिजिक्स में ज्यादातर हम लॉस और वगैरह प्रिंसिपल्स की मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं थ्योरीज के। तो यहाँ देखिए, यही जो हमने स्टेटमेंट में लिखा, यही हम अब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। ये जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, Q1 और Q2। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास ये फोर्स क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। अगर ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे कम है इन दोनों का, तो फोर्स भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा। मतलब डायरेक्टली रिलेशन है। दूसरा क्या है, हमने पढ़ा कि ये फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का। तो अगर ये रेडियस ज्यादा है तो यहाँ पे हमारे पास ये फोर्स क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर ये रेडियस कम है तो हमारे पास ये फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, दो पॉइंट चार्ज के दरमियान फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कंबाइन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे पास फोर्स के बराबर है तो हम क्या लेते हैं, कंबाइन दिस टू इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर देते हैं। सो लेट्स हमारे पास क्या आता है, देखते हैं। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब वी नो दैट इफ वी अगर हम ये जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको खत्म करते हैं, सो वी पुट इक्वल साइन इन सम कांस्टेंट और एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह पे अगर जहां पे भी आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म करेंगे तो वहां पे आप एक इक्वल साइन लेंगे, दूसरा एक कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, तो मैंने इक्वल साइन ले लिया और कांस्टेंट हमने जो लिया है वो के लिया है। क्या लिया है, के लिया है। और ये Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर अपनी जगह पे आ गई। अब ये के हमारे पास क्या है, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, एंड इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट। और इसको हम क्या कहते हैं, कूलम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम कांस्टेंट। देखिए मैंने बड़ा बड़ा लिखा है
के इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट और इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और लेकिन इस कूलम लॉ में है तो इसी वजह से ये कूलम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर कोई और लॉ होता तो फिर हम उसको वही कह देते। अच्छा, ये के जो एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूफ किया है, ये के हमारे पास बराबर है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है हमारे पास क्या, एप्सिलॉन नॉट की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर -12 के बराबर है, ठीक है। बिल्कुल -12 के ही बराबर है, या देखते हैं कि -11 है, ठीक है, -12 है, ठीक है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। 4 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट 3.14 है, 3.14 है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है वो है 8.85 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 4 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है, ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो इस तरह है। ये थोड़ा गंदा हो गया है, इसको दोबारा लिखते हैं। तो वैल्यू आ रही है k इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम स्क्वायर आता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या क्या के की वैल्यू आ गई है, सही है। के की वैल्यू कहां से फाइंड होती है, यहां से 4 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये आपने याद रखनी है 8.85 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ कूलम ऊपर है, यहाँ नीचे है, एक आसान है, ठीक है। यहाँ देखिए पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, नीचे है, सही है। तो ये ऊपर हो जाएगा तो ये हमारे पास कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह एमसीक्यूज में, इंशाल्लाह इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये दोनों यूनिट को कि किस तरह ऊपर नीचे आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट हमारे पास असल में क्या चीज है। तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। एप्सिलॉन नॉट जो है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी क्या है, आगे इंशाल्लाह आ रहा है कि परमिटिविटी पढ़ेंगे, परमिटिविटी का डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, साथ में रिलेटिव परमिटिविटी भी पढ़ेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये सीखे कि एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब तो देखिए यहाँ पे तो इस के की जगह ये के हमारे पास बराबर है इसके, तो यहाँ मेरे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर 4 में इसके के की जगह हम क्या, के की जगह क्या हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पुट की f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, हमने क्या कि इसके की जगह हमने ये वैल्यू पुट की है। तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमने क्या किया है यहाँ पे डाला हुआ है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अच्छा, दिस इज कॉल्ड कूलम लॉ इन फ्री स्पेस। ये तो हमारे पास कूलम लॉ का इक्वेशन आ गया है, लेकिन ये फ्री स्पेस के लिए आ गया है। फ्री स्पेस का मतलब ये है कि अगर एक 2 पॉइंट चार्जेस है तो इसके दरमियान कोई भी डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर वगैरह नहीं होगा, ठीक है। फ्री स्पेस होगा या हवा होगा, सिंपल फ्री स्पेस। हवा हम एयर जो है हम तकरीबन दोनों को सेम ही लेते हैं, ठीक है। इनके दरमियान जब कोई भी चीज नहीं होगा तो इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन आया है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 फ्री स्पेस के लिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें इक्वेशन नंबर 5 को, तो ये हमें कोई डायरेक्शन, मतलब ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ रही है। कौन सी क्वांटिटी आ रही है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है, क्योंकि सारे ये हमें जो फोर्स है, फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, कोई भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं हो रहा। इसकी वैल्यू देके हमने फाइंड किया के, ये पुट करें Q1 जो है Q1, ठीक है। Q1 का भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब 10 कूलम होगा, 5 कूलम होगा, 3 कूलम होगा, व्हेनेवर जो भी होगा। Q2 भी इस तरह कुछ इसकी भी वैल्यू होगी, और रेडियस भी कुछ होगा, ठीक है। 10 मीटर स्क्वायर है, 5 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास देखिए सारे नंबर्स आ रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो फोर्स की एक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन देखिए सिर्फ नंबर्स जो आता है, नंबर्स मैग्नीट्यूड सिर्फ जब आता है तो उसको हम स्केल लिखते थे, तो फोर्स का सिर्फ एक मैग्नीट्यूड ही आएगा, उसका डायरेक्शन का जिक्र नहीं होगा कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, रिपल्जन है या अट्रैक्शन है, ठीक है, या कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब ये तो हमारे पास स्केलर है। बाज़ औक़ात अब पेपर में जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपको कह रहे कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है। तो इस तरह आपने नहीं करना कि डायरेक्ट आप क्या करें, वेक्टर यहाँ से स्टार्ट करो बस वेक्टर फॉर्म लिखे, ठीक है। खैर आप कूलम लॉ का डेफिनेशन लिखे और फिर इस वेक्टर फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए गौर से, ये हमारे पास चार्ज Q1 है, ये हमारे पास चार्ज Q2 है, इसके दरमियान ये हमारे पास रेडियस है R, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो F12 का मतलब है कि ये जो चार्ज है ये Q1, ये फोर्स लगा रहा है 2 पर, ठीक है, F12, और ये जो चार्ज F21 का मतलब है कि ये 2 चार्ज फोर्स लगाएगा किस चीज पे, 1 पे, लेकिन यहाँ पे सेम चार्जेस है तो ये रिपल्जन फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे, ठीक है। F12 का मतलब है, यहाँ देखिए F12 का मतलब है कि ये जो Q1 है ये Q2 पे क्या कौन सा चार्ज लगा रहा है, रिपल्जन का, फोर्स ऑफ रिपल्जन लगा रहा है, क्योंकि सेम चार्ज है। और F21 का मतलब है कि ये 2 जो है ये 1 पे, Q2 जो है Q1 पे क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्जन लगा रहा है, ठीक है। अब R अपनी जगह पे, अब वेक्टर फॉर्म को हम फाइंड करते हैं, तो यहां देखिए हमारे पास ये Q1 चार्ज होगा, ये Q2 हो गया, ठीक है। ये अब F12 की जगह अगर सिंपल आप R12 लिखे, ठीक है, रेडियस फ्रॉम 1 to 2, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम, ये 1 लगा रहा है 2 पर, इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है, रिपल्जन, और सिंपली Q2 का किस तरह होगा, उस तरफ होगा, ठीक है, रेडियस जो R हम लेते हैं, या यूनिट वेक्टर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को, सिंपल इस इक्वेशन को आप आसानी के साथ लिख सकते हैं कि F = 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 / R², यही इक्वेशन आ गया, और साथ में R यूनिट वेक्टर। R यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डायरेक्शन के बारे में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, अब इसको देखिए सिंपली आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आप चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा हो जाए, तो फिर देखिए एक जगह पे ये लिखे R12 की जगह, ठीक है, R की जगह R12 लिखे, दूसरे क्वेश्चन में R की जगह R21 लिखे, ठीक है। सिंपल मैंने यही किया है कि F12 जो है, यहाँ पे जो F12 चार्ज Q1 जो लगा रहा है Q2 पर, उसका जो यूनिट वेक्टर आएगा हमारे पास 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर। अब F21 है, इसी तरह जो चार्ज Q2 है वो चार्ज Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तो उसका यूनिट वेक्टर हमारे पास आएगा R21 लास्ट में आएगा, ठीक है, और ये कैप आपने जरूर डालना है, यूनिट वेक्टर का है। अच्छा, कूलम फोर्स एज अ म्यूचुअल फोर्स, 10 कूलम फोर्स है वो हमारे पास म्यूचुअल फोर्स है, मतलब म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि दोनों एक साथ, जितना फोर्स ये Q1 लगाएगा उतना फोर्स ये Q2 भी लगाएगा, म्यूचुअल है, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब है दोनों एक साथ लगा रहे हैं, अलग तो लगा, लेकिन म्यूचुअल का मतलब है कि एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ देखिए तो हमारे पास जो F12 है वो बराबर होगा माइनस F12, जितना फोर्स ये Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही Q2 Q1 पे लगा रहा है। माइनस का मतलब ये है कि माइनस हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। अगर ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, मतलब इसलिए नेगेटिव साइन आया है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, बाकी इस तरह इसका कोई भी मानी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव साइन शो दैट opposite direction, ठीक है। Q2 exert a same magnitude, same force of magnitude force in opposite direction on Q1, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दिया, किसका दिया, इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दिया। अब ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, फ्री स्पेस भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये कि हमारे पास जो इक्वेशन आया था वो हमारे पास क्या था, ये वाला, ये फ्री स्पेस के लिए आया था, ये वाला इक्वेशन, ये वाला, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब अगर आपके पास इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक रखे, कोई इंसुलेटर रखे, कोई मटेरियल मीडियम रखे, कोई मीडियम रखे, मैं इसमें वाटर भी रख सकता हूं, मैं इसमें वुड भी रख सकता हूं, मैं इसमें मरकरी भी रख सकता हूं, मेरी मर्जी में इसमें स्टील एलॉय हर सब कुछ रख सकता हूं, ठीक है। तो अब फिर उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, ये कूलम लॉ, ठीक है, वो तो फ्री स्पेस के लिए, ठीक है, हमने फाइंड कर दिया। अब मटेरियल मीडियम के, अगर मटेरियल दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम हो, कोई मटेरियल हो, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, सो सिंपल है, F = 1/4 pi epsilon naught। हमने कहा था कि epsilon naught हमें क्या शो करता है, फ्री स्पेस शो करता है, क्या शो करता है, फ्री स्पेस epsilon naught। यहाँ पे epsilon m का मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, व्हाट हो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो epsilon naught को हमने क्या किया, रिप्लेस किया epsilon m पर, परमिटिविटी, और फिर वही इक्वेशन Q1 Q2 डिवाइड बाय R², ये हमारे पास क्या इक्वेशन स्टार हो गया, ठीक है। अब epsilon n परमिटिविटी ऑफ मीडियम, epsilon r हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अब हम पढ़ते कि ये परमिटिविटी आखिर है क्या चीज, परमिटिविटी आखिर है क्या चीज, कि हम बार बार कह रहे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम और परमिटिविटी ऑफ ये वो, तो ये परमिटिविटी आखिर है क्या, तो सिंपल डिफिनीशन है, परमिट करना, अलाउ करना, क्या करना, अलाउ करना। देखिए, मुझे परमिट करो, मुझे अलाउ करो, कौन कह रहा है कि मुझे अलाउ करो, यहां पे, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हमारे पास किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड को क्या करता है, अफेक्ट करता है।
असरअंदाज करता है। ठीक है, अब अगर कोई मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दो चार्जेस है, इसके दरमियान ये वाटर है, तो इसके दरमियान ये जो वाटर है ये अफेक्ट करेगा किसको, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या रिपल्जन को। ठीक है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब हर मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है। ठीक है, हर मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है। वाटर की अपनी होगी, एलॉय की अपनी होगी, स्टील की अपनी होगी, फ्री स्पेस की अपनी है, एयर की अपनी है। ठीक है, फला फला सबके अपने अपने हैं। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या है, सिंपल अलाउ करना, किसको अलाउ करना, इस फोर्स को अलाउ करना कि ये कितना अलाउ है इस मीडियम के दरमियान। ठीक है, और अब आपने मीडियम कौन सा रखा है, तो वो मीडियम इस चार्ज को कितना, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन को कितना अलाउ कर रहा है, कितना परमिट कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करो या रिपल करो। इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा, सिंपल, बहुत सिंपल है। अब रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, देखिए एप्सिलॉन आर, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। किस चीज से करते हैं, एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन आर। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास बराबर है रेशियो ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों के रेशियो से हमारे पास क्या आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी आएगा। क्या आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। फ्री स्पेस की तो हमेशा हमारे पास 1 होती है, और आपके पास परमिटिविटी मीडियम गिवन होगा अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दे रहा है। ठीक है, तो उन दोनों को क्या डिवाइड, रेशियो ले इनका डिवाइड कर, तो आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम फाइंड करते हैं, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, मीडियम के लिए, तो अगर यहाँ से हम ये मालूम करना चाह रहे हैं ये एप्सिलॉन एम को। ठीक है, एप्सिलॉन एम को, तो मैं क्या करूंगा, इसको बोथ साइड क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, बोथ साइड क्या करें, मल्टीप्लाई करें। क्या करें, सॉरी इसको नहीं, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या करें, बोथ साइड क्या करें, मल्टीप्लाई करें। क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन एम हमारे पास बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जगह एप्सिलॉन एम की जगह क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि एप्सिलॉन एम की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, इक्वेशन डबल स्टार हो गया हमारे पास। अब यहां पे देखें, ये फोर्स इन मीडियम हो गया। अगर आपको कोई कहे कि मीडियम, मैंने ये मीडियम रखा है और आप उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को मालूम करो, तो आपने ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करना है। ठीक है, मीडियम। अब वैक्यूम में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब यहां जरा देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या रहेगा, या सिर्फ एप्सिलॉन आर रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो आप मुझे बता दें कि इस इक्वेशन में इन चीजों के, ये जो इस एप्सिलॉन आर के अलावा बाकी चीजों के की वजह को रिप्लेस किस चीज से हम कर सकते हैं, इस एफ वी से कर सकते हैं। किस चीज से करते हैं, एफ वी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या रहेगा, 1 और एप्सिलॉन आर रह गया, और बाकी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ वी लिख दिया, फोर्स इन वैक्यूम लिख दिया। ठीक है, फोर्स इन वैक्यूम लिख दिया। अभी इस फोर्स इन वैक्यूम किस चीज के बराबर है, इसके बराबर है। दोबारा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, दोबारा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे वी की जगह, तो आपके पास दोबारा यही आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। जरूरी बात है कि अगर ये 2 पॉइंट चार्जेस इनके दरमियान कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है, तो इनमें रिपल्जन और अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम है नहीं कि इसकी परमिटिविटी को क्या करे, इसको अलाउ, मतलब इजाजत की जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। ठीक है, कि ऐसी कोई भी चीज नहीं कि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन को क्या करे, रोक दे। और अगर इनके दरमियान क्या है, मीडियम है, तो वो मीडियम ये कोशिश कर रहा है, ठीक है, दिस मीडियम ट्राई टू reduce the force of attraction or repulsion between these 2 point charges. So we can say that force in medium, magnitude of force in medium is always less than magnitude of force in vacuum. अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये भी है कि जो हमारे पास ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये रिलेटिव परमिटिविटी ये हमारे पास ऑलवेज या तो 1 के बराबर होगा या 1 से ज्यादा होगा। रिलेटिव परमिटिविटी कभी 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास कभी भी 1 से कम
नहीं होगा। और उसका बहुत ही आसान वो है रीज़न है कि क्यों। यहाँ देखिए, यहाँ ये एप्सिलॉन एम है और एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो हमारे पास होता है हमेशा 1, और क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये हमारे पास एप्सिलॉन आर के बराबर है, हमेशा 1 होता है। लेकिन ये जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये हमेशा इससे ज्यादा होती है। किससे? इससे ज्यादा होती है 1 से, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, इससे हमेशा ज्यादा होती है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये बड़ा नंबर क्या है, नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एप्सिलॉन आर जो है हमारे पास या तो 1 के बराबर होगा या 1 से ग्रेटर होगा, 1 से कभी भी ये कम नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लिमिटेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, मैं थोड़ा वो साइड में उठाता हूँ, ठीक है। नोट्स आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, मैं पेज से अपलोड कर लूंगा, तो मैं आपको लिमिटेशन बता देता हूँ, ठीक है। ये जो इसका जो वो है डायमेंशन है, वो हमारे पास है डायमेंशन, थोड़ा मैं वहां पे साफ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ ये साफ कर देते हैं, ये साफ कर देते हैं, तो साफ भी नहीं हो रहा, ये काफी दिन से लिखा है, तो असल में टाइम नहीं मिलना, मेरा तबीयत खराब है, ठीक है। इसका जो वो है, क्या चीज़ है, ये डायमेंशन है, वो हमारे पास एम एल टी इनवर्स आ रहा है, ठीक है। टी इनवर्स का स्क्वायर, ये हमारे पास बोथ साइड यही वो आ रहा है, सही है। आप डायमेंशन को किस तरह प्रूफ करते हैं वो तो आपने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ा होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह इसको प्रूफ कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ कूलम लॉ का बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों सेम आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिमिटेशन का जिक्र, हम लिमिटेशन को पढ़ते हैं, तो लिमिटेशन हमारे पास क्या होगा, लिमिटेशन सबसे पहले हमारे पास इसके 2 लिमिटेशन है, ठीक है। कूलम लॉ के हमारे पास कितने लिमिटेशन है, 2 लिमिटेशन है, ठीक है। कितने लिमिटेशन है, 2 लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। लिमिटेशन क्या है हमारे पास, इसके जो लिमिटेशन है, क्या चीज, लिमिटेशन, लिमिटेशन इसके हमारे पास क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन जो है वो हमारे पास है कि कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। क्या है, ओनली एप्लीकेबल फॉर, फर्स्ट क्या है, ओनली एप्लीकेबल only applicable for point charges। पॉइंट चार्जेस क्या है ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेस, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। कूलम लॉ, कूलम्स लॉ is only applicable for static charges, static charges is only applicable for static charges, ठीक है। एक पॉइंट चार्जेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कूलम लॉ को, और दूसरा हमारे पास स्टैटिक चार्ज के लिए क्या होता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मूविंग चार्जेस है या पॉइंट चार्जेस नहीं है, तो वहां पे हम कूलम लॉ को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। पॉइंट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज क्या है, और फील्ड चार्ज क्या है, इन चीज़ों इन 4 टर्म्स के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको छोटी सी वीडियो बना के दूंगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा कि पॉइंट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, फील्ड चार्ज क्या है, और सोर्स चार्ज क्या है, ठीक है। असल में आपके बुक में सिर्फ पॉइंट और वो है, क्या चीज़ है, टेस्ट चार्ज है, लेकिन फील्ड और ये सोर्स चार्ज जो है बाज़ औक़ात वाइवा और डेमो वगैरह में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, उसका वीडियो पे हो या वहाँ कमेंट में हो, ठीक है, रिप्लाई में हो। जो चीज़ आपको यहाँ पे मिस हुई है, ज़रूरी नहीं है हम टीचर है कि हमें सब कुछ आता होगा, आप बता सकते हैं कि सर आपसे ये चीज़ मिस हो गया, हमें भी नॉलेज मिल जाएगी, आपको भी मिल जाएगी, ठीक है। दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।